नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस तरीके से था कि हिंदू समाज में अनेक कुरीतियां विद्यमान थी। निम्न में से कौन सी कुरीति विद्यमान नहीं थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ होगा। दास प्रथा है वो हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान नहीं थी। हिंदू समाज में अनेक कुरीतियां थी, लेकिन दास प्रथा मुस्लिमों की देन है, न कि हिंदुओं की। इस प्रथा के जनक की बात करें तो मोहम्मद गोरी को दास प्रथा का जनक माना जाता है। जबकि भारत में दास प्रथा का प्रारंभ राजकीय कसौटी के ऊपर फिरोज शाह तुगलक के काल के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व रखता था। तो हिंदू समाज के अंतर्गत अनेक कुरीतियां थी, लेकिन दास प्रथा हिंदुओं की न होकर मुसलमानों की देन थी। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 13वीं सदी के अंत तक भारत में मुसलमानों का नेतृत्व किन के हाथ में रहा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तुर्कों के हाथ में रहा था। 13वीं शताब्दी के अंत तक भारत में मुसलमानों का जो नेतृत्व है वो तुर्की निवासियों ने किया था। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद भी लंबे समय तक भारतीय मुसलमानों की स्थिति में सुधार नहीं आया, उसके पीछे कारण क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए, इसके पीछे कारण था विदेशी मुसलमान उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद भी लंबे समय तक भारतीय जो मुसलमान हैं उनकी सिचुएशन के अंतर्गत सुधार नहीं आया। कारण ये था कि विदेशी मुसलमान है वो उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखते थे। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मध्यकाल में भारत की आर्थिक संपन्नता का मुख्य स्रोत क्या था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उन्नत विदेशी व्यापार। उन्नत विदेशी व्यापार इसका राइट आंसर होगा। मध्यकाल के अंतर्गत भारत की आर्थिक संपन्नता का मुख्य स्रोत उन्नत विदेशी व्यापार को ही माना जाता है। ईरान से व्यापार साक्ष्य है वो सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान से व्यापार वो सर्वाधिक किया जाता था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, विदेशी मुसलमान व्यापारियों को किस नाम से पुकारा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नाम से पुकारते थे? खोजा के नाम से पुकारते थे। विदेशी मुसलमान जो व्यापारी होते थे उनको खोजा के नाम से पुकारा जाता था। और जो फारसी शब्द है वो व्यापारियों के लिए तुगलक वंश की देन है। ये जो खोजा नाम का जो फारसी शब्द है वो तुगलक वंश की ही देन है। तो विदेशी मुसलमान जो व्यापारी होते थे उसको खोजा के नाम से पुकारा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मध्यकाल में रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध था? तो देखिए, मध्यकाल के अंतर्गत रेशमी वस्त्रों के लिए बंगाल प्रांत फेमस था। बंगाल इसका राइट आंसर होगा। मध्यकाल के अंतर्गत रेशमी व्यापार के लिए बंगाल सबसे ज्यादा प्रचलित स्थलों में से एक था। मध्यकाल में सर्वाधिक रेशम का व्यापार किया जाता था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल काल में हीरे की खानें किस प्रदेश के अंतर्गत स्थित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुगल काल में हीरो की जो खान थी वो गोलकुंडा के अंतर्गत अवस्थित थी। गोलकुंडा के जो वजीर मीर जुमला थे उन्होंने जो शहजादा शाहजहां है उसको कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। किसने किया था? मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा किसको भेंट किया था? शाहजहां को भेंट किया था। तो गोलकुंडा के अंतर्गत मुगल काल में हीरे की खानें स्थित थी। गोलकुंडा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुसलमान उच्च कोटि के इतिहासकार थे परंतु उनमें कई कमियां थी। निम्न में से कौन सी कमी मुसलमानों के अंतर्गत थी यह आपको बताना है। तो देखिए, जनजीवन के चित्रण की कमी मुसलमानों के अंतर्गत थी। जनजीवन का चित्रण की कमी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मुसलमान जो थे वो उच्च कोटि के इतिहासकार जरूर थे, लेकिन जनजीवन के चित्रण में विद्वता वो नहीं रखते थे। यह कला उन्होंने भारतीयों से सीखी थी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुस्लिम इतिहासकारों की सर्वप्रथम कृति का नाम क्या है? मुस्लिम इतिहासकारों ने कई रचनाएं लिखी हैं, उसमें सबसे पहले रचना उन्होंने कौन सी लिखी है? तो देखिए, चचनामा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम इतिहासकारों की जो सर्वप्रथम कृति है उसका नाम क्या है? चचनामा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अल बरूनी एक प्रभावशाली विद्वान था। उसने अरबी भाषा के अंतर्गत भारत की स्थिति का वर्णन किया है। उसके ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो देखिए, अल बरूनी है उसके द्वारा तारीख उल
हिंद नाम से ग्रंथ लिखा गया था जिसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है। अल बरूनी एक प्रभावशाली विद्वान था और उसने अरबी भाषा के अंतर्गत भारत की जो स्थिति है उसका मतलब अच्छी तरीके से वर्णन किया है और तारिक उल हिंद नाम की रचना अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। यह अरबियों के आक्रमण और इस्लाम की स्थापत्य की व्यवस्था को प्रमाणित करता है। तो तारिक उल हिंद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है खजाइन उल फुतूह का लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना। खजाइन उल फुतूह का लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। खजाइन उल फुतूह नाम की जो रचना है वो उर्दू के अंतर्गत की गई है और अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। इस रचना के अंतर्गत अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय यात्राएं हैं उसका वर्णन किया है। तो खजाइन उल फुतूह के अंतर्गत किसकी यात्राओं का वर्णन किया गया है? AK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की यात्राओं का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जियाउद्दीन बन्नी अपने युग का प्रतिभा संपन्न इतिहासकार था, फिर भी उस पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा आरोप सही है वो आपको बताना है। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तिथियों के बारे में बहुत सी गलती इनके द्वारा की गई है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो जियाउद्दीन बन्नी है वो सल्तनत काल के अंतर्गत एक प्रतिभा संपन्न इतिहासकार थे। उन्हें तिथियों का ज्ञान सही तरीके से नहीं था, इसलिए उनके साहित्य के अंतर्गत जो डेट होती हैं, जो तिथियां होती हैं, उनको लेकर कई तरह की विषमताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर किस डेट का उल्लेख किया है तो कहीं पर किस डेट का उल्लेख कर दिया है। तो ऑप्शन आपको जो 4th दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है तुजुक ए बाबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुजुक ए बाबरी है वो किस भाषा के अंतर्गत लिखी गई है ये आपको बताना है। तो देखिए ये तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी नामक रचना है वो तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखी गई है और ये जो रचना है वो मुगल काल के प्रथम शासक जो बाबर है, बाबर की आत्मकथा का यह वर्णन करती है। कौन सी? तुजुक ए बाबरी, या फिर इसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो तुर्की भाषा के अंतर्गत ये लिखी गई है। नेक्स्ट आपको दे रखा है तारिक ए शेरशाही की सबसे बड़ी कमजोरी यह है। तो तारिक ए शेरशाह की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? घटनाओं की तिथियां है वो इसने नहीं दी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तारिक ए शेरशाह की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक कमजोरी ये है कि घटनाओं की तिथियों का सही उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर के शासनकाल की जानकारी के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो प्रमुख स्रोत नहीं है वो आपको बताना है। देखिए ये जो नहीं शब्द है ना, इसको आपको मतलब अच्छे से ध्यान में इसको देखना है। मैंने इसको हाईलाइट इसीलिए कर रखा है। कई बार क्या होते हैं कि मुख्य स्रोत है वो कई मुख्य स्रोत हैं, तो ऑप्शन में 3 तो होते हैं और एक नहीं होता है। तो जो मतलब मुख्य स्रोत होते हैं उन्हीं में से आपकी नज़र पड़ती है और उसी को आप टिक कर देते हो। आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल की जानकारी का कौन सा स्रोत नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसमें बादशाह नामा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल की जानकारी ये जो आपको दे रखे हैं इनमें से बादशाह नामक साहित्य के अंतर्गत अकबर के शासनकाल की जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए बर्नियर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर नामक जो रचना है वो बर्नियर के द्वारा लिखी गई है। इस रचना के अंतर्गत शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसका बिल्कुल विस्तार से इनका वर्णन है वो इस पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिलता है। शाहजहां के पुत्रों का जो उत्तराधिकार युद्ध है उसका वर्णन भी ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। तो बर्नियर के द्वारा इसकी रचना की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है मुगल साम्राज्य के विघटन का मुख्य परिणाम क्या था। तो देखिए मुख्य परिणाम था स्वतंत्र सूबों की स्थापना। ऑप्शन 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य के विघटन का मुख्य परिणाम था स्वतंत्र सूबों की स्थापना होना। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है व्यापार के लिए विदेशी सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो देखिए पुर्तगाली क्या होगा इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली जो है व्यापार के लिए विदेशी से आने वाली जो प्रथम जाति है वो कौन सी है? पुर्तगाली ही थी। और अंत में जाने वाली जाति है वो भी कौन सी थी? पुर्तगाली ही थी। इसलिए आपको आने वाली पूछे या फिर जाने वाली, दोनों आपकी कंडीशन में कौन सा होगा? पुर्तगाली ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नौसेना की दुर्बलता। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता का मुख्य कारण था नौसेना की दुर्बलता। ऑप्शन 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
भारत में विदेशी प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या है? तो भारत के अंतर्गत जो विदेशी प्रभुत्व है उसका मुख्य कारण है भारतीय सिपाहियों की पश्चिमी शिक्षा का अभाव होना। भारत में विदेशी प्रभुत्व का मुख्य कारण भारतीय सिपाहियों को पश्चिमी जो शिक्षा है, सैनिक शिक्षा, उसका ज्ञान नहीं था। यही इसका मुख्य कारण था। भारतीय जो सैनिक हैं वो विदेशी प्रभुत्व और संपन्नता से अपरिचित थे, उनसे अनजान थे। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्लासी के युद्ध के अंतर्गत नवाब सिराजुद्दौला की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, मीर जाफर के द्वारा गद्दारी की गई थी, यही इसकी पराजय का मुख्य कारण था। प्लासी के युद्ध के अंतर्गत जो नवाब सिराजुद्दौला हैं उनकी पराजय हुई थी और इसका मेन रीजन यही था कि मीर जाफर ने गद्दारी की थी और उसी को इसका कारण माना जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली तक प्रभाव बढ़ा था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसका आंसर बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।